नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे और आपका पूरा फोकस आपकी स्टडी के ऊपर होगा, आपके एग्जाम्स के ऊपर होगा। इस वीडियो की बात करें तो इस वीडियो में हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करेंगे क्लास 11th जियो की, हम बात करेंगे क्लास 11th भूगोल की और डिस्कस करने वाले हैं एक सिंपल क्वेश्चन पेपर को। इस वीडियो में हमारा फोकस आपके दो एग्जाम के ऊपर रहेगा। एक आपका यूनिट टेस्ट 1 जिसको आप UT 1 भी कह सकते हो, जिसको आप प्री मिड टर्म का एग्जाम भी कह सकते हो। दूसरा एग्जाम रहेगा आपका मिड टर्म का एग्जाम, जिसको आप हाफ ईयरली एग्जाम भी कह सकते हो, जिसको आप टर्म 1 या फर्स्ट टर्म का एग्जाम भी कह सकते हो। तो दोनों टाइप के एग्जाम के हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। दोनों टाइप के एग्जाम्स के हम ब्लूप्रिंट को समझेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनका डिफिकल्टी लेवल क्या रहेगा, उनकी लैंग्वेज क्या रहेगी, कौन से टॉपिक है जिनके ऊपर हमें ज़्यादा फोकस करना है और कौन से क्वेश्चंस है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। वो सभी क्वेश्चंस मैंने इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में इंक्लूड किए हैं। ओके, तो आपको एक मोटे तौर पे आइडिया भी हो जाएगा कि किस टाइप का एग्जाम आपका UT 1 का आने वाला है, किस टाइप का एग्जाम आपका मिड टर्म का आने वाला है। ओके, साथ ही साथ हम थोड़ा सा ये भी आइडिया लगाएंगे कि मैप वर्क का क्या रहेगा, मैप वर्क का क्या सीन होगा, कि कहाँ से मैप वर्क के क्वेश्चन होंगे, कौन सी बुक में से रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। वो चीज़ें भी हम इस सिंपल क्वेश्चन पेपर से आइडिया लगाने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, ये RPV यमुना विहार का सिंपल क्वेश्चन पेपर है जो कि मैंने खुद तैयार किया है और ये आपका UT 1 का सिंपल क्वेश्चन पेपर है। टाइम ये आपका 90 मिनट्स का रहता है और जो मैक्सिमम मार्क्स है वो 40 रहेंगे। हालांकि 40 मार्क्स का ही होता है UT 1, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। जो UT 1 होता है, जैसे KVS की बात करें या RPVs की बात करें, SOSC की अगर बात की जाए, JNV की बात की जाए, तो यहाँ पे 40 मार्क्स का होता है। जहाँ तक प्राइवेट स्कूल्स की बात है तो वहाँ पे कुछ स्कूल्स में ये 50 मार्क्स का भी हो सकता है, कुछ स्कूल्स में ये 30 मार्क्स का भी हो सकता है। ओके, यानी कि पैटर्न सेम रहेगा, वेटेज सेम रहेगी, लेकिन जो मार्क्स हैं टोटल वो 40 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं और वो 50 भी हो सकते हैं। क्लियर। यहाँ पे कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं। पहले हम हिंदी की बात करेंगे, उसके बाद इंग्लिश में देखेंगे। तो यहाँ पे दिया गया कि इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 19 क्वेश्चन दिए गए और सभी क्वेश्चंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ओके, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 दिए गए हैं, वो 12 जो क्वेश्चन हैं वो हमारे 1 मार्क का रहेंगे। उसके बाद 13 to 15 है, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद 16, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन है, ये आपका 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। और क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका मैप वर्क से रिलेटेड रहेगा। क्लियर, यानी कि ये आपके जनरल इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, पहले हिंदी में दिए गए हैं और यहाँ पर ये इंग्लिश में भी दिए गए हैं, सेम इंस्ट्रक्शंस है। उसके बाद हम सेक्शन A की तरफ चलते हैं। तो यहाँ देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया गया, इसमें हमें बताना है कि भूगोल की परिभाषा दीजिए, डिफाइन द टर्म ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी टर्म को हमें डिफाइन करना है। ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 वर्ड्स, जियो प्लस ग्राफी। जियो मीन्स अर्थ और ग्राफी मीन्स टू डिस्क्राइब, यानी कि द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ इज ए ज्योग्राफी। बस इतना बता दो कि काफ़ी रहेगा। यानी कि भूगोल क्या है? भूगोल को इंग्लिश में हम ज्योग्राफी बोलते हैं, जो कि 2 शब्दों से मिलकर बना, जियो जमा में ग्राफी। ओके, तो जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफी का अर्थ होता है वर्णन करना, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। अगर हम बात करें कि ये ओरिजिनली ये वर्ड कहाँ से आया, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, जियो प्लस ग्राफोज। जियो प्लस ग्राफोज से मिलकर के बना है। तो जियो का अर्थ ही रहेगा, पृथ्वी रहेगा, और ग्राफोज का अर्थ वर्णन करना रहेगा, यानी कि पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो ये बता दोगे तो काफ़ी रहेगा। अगर इसकी डेफिनेशन देना चाहो तो आप यूं कह सकते हो कि भूगोल पृथ्वी का मानव के आवास के रूप में वर्णन है। ओके, ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ एज ए अबोर्ड ऑफ द ह्यूमन बींग्स। ओके, तो ऐसा कुछ आप बना करके लिख सकते हो, अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो आपको एक लाइन में बताना है कि भूगोल है क्या। ठीक, उसके बाद है चंद्रमा की उत्पत्ति संबंधी प्रारंभिक सिद्धांत किसने दिया था। आपको बताना है कि हु गेव द अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ मून्स ओरिजिन, यानी कि पृथ्वी की जैसे उत्पत्ति हुई थी, तो पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ साथ बहुत सारे ग्रहों की उत्पत्ति हुई थी। उसी वक्त कुछ नेचुरल जो सैटेलाइट्स वगैरह है, कुछ समय के बाद उनकी भी उत्पत्ति हुई थी। तो पृथ्वी का एकमात्र जो प्राकृतिक उपग्रह है वो चंद्रमा है। तो उससे रिलेटेड जो उसकी उत्पत्ति संबंधित सिद्धांत किसने दिया था, तो ये बताना है। तो ये जॉर्ज डार्विन ने दिया था। किसने दिया था? जॉर्ज डार्विन ने दिया था, 1838 में दिया था। तो ये हमें बताना है, बस 1 मार्कर क्वेश्चन है ये। उसके बाद है भूगर्भ की जानकारी के लिए 2 प्रत्यक्ष साधनों के या स्रोतों के नाम बताइए, यानी कि नेम एनी 2 डायरेक्ट सोर्सेज ऑफ द इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि पृथ्वी के आंतरिक भाग है उसकी जानकारी के 2 प्रत्यक्ष डायरेक्ट वाले सोर्स बताने हैं। जैसे 2 टाइप के सोर्स होते हैं, एक तो डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट सोर्स की बात करें तो पहला है खनन, यानी कि जो माइंस होती हैं, खानों में से जब हम खनिज निकालते हैं तो उस वक्त हम गहराई तक जाते हैं। गहराई तक जाते हैं तो हमें क्या मिलता है कि वहाँ से हमें कुछ हद तक इंफॉर्मेशन मिलती है कि गहराई में क्या है। दूसरा है ज्वालामुखी विस्फोट।
हम बता सकते हैं। ज्वालामुखी स्फोट होता तो लावा बाहर आता है, लावा बाहर कहाँ से आया, अंदर से आया, उससे भी हमें कुछ हद तक इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो दो आप बता दोगे, तो खनन यानी कि खाने, माइंस होगी, और दूसरा वॉल्केनो या उसको लावा आप लिख सकते हो, या ज्वालामुखी स्फोट। तो ये दो स्रोत होते हैं जिनसे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग से संबंधित प्रत्यक्ष जानकारी प्राप्त होती है। उसके बाद फोर्थ दिया गया भूकंप उद्गम केंद्र किसे कहते हैं, व्हाट इज द अर्थक्वेक फोकस सेंटर। फोकस सेंटर क्या होता है, यहाँ देखिए कि यहाँ अगर बात की जाए उद्गम केंद्र की, तो ये मान लीजिए कि पृथ्वी का लेवल है और यहाँ से भूकंप का शुरू हुआ, ओके, यहाँ तक पहुँचा, तो यहाँ से जहाँ से भूकंप शुरू होता है वो आपका उद्गम केंद्र होगा, ये वाला, ओके, ये क्या है, उद्गम केंद्र। और जहाँ पर ये पहुँचा ये आपका अधिकेंद्र होता है, तो ये आपका उद्गम केंद्र है। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया है, फिफ्थ क्वेश्चन दिया गया कि किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, ये हमें बताना है कि विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट लैंड फ्रंटियर विद इंडिया, कि कौन सा देश है जो सबसे लंबी सीमा इंडिया के साथ शेयर करता है। तो इसके बारे में हम जब चैप्टर डिस्कस कर रहे थे या आपके जियो के जो चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था कि पड़ोसी देश जिनके साथ हमारी दीवार लगती है, मतलब लैंड स्थलीय सीमा लगती है, उनको याद करने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया, ठीक। अब देखिए इसमें वो सारे के सारे देशों के सीरियल वाइज नाम आ गए, बचपन में MBA किया, कैसे आ गए कि सबसे लंबी से सबसे छोटी तक, ब से बांग्लादेश, सबसे लंबी बांग्लादेश के साथ, च से चाइना, उससे छोटी चाइना के साथ, पै से पाकिस्तान, उससे छोटी पाकिस्तान के साथ, न से नेपाल, उससे छोटी नेपाल के साथ सीमा लगती है, फिर मैं से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान, सबसे छोटी अफगानिस्तान और सबसे बड़ी बांग्लादेश के साथ हमारी सीमा लगती है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो वो बांग्लादेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया, क्वेश्चन नंबर 6 है कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा, ये हमें बताना है, सबसे गर्म ग्रह यानी कि विच इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। अब देखिए कि सूर्य है उसके सबसे नजदीक जो ग्रह है वो है बुध, ओके, मरकरी है, लेकिन ये सबसे गर्म नहीं है। सबसे गर्म ग्रह की बात करें तो वो हो जाता है शुक्र, ओके, वीनस सबसे गर्म ग्रह। ऐसा क्यों, नजदीक तो बुध है, वो होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। इसका कारण ये कि जो शुक्र ग्रह है इस पर हीलियम या हाइड्रोजन जैसी गैसें पाई जाती है जो कि जल्दी गर्म होती है, ठीक, इसलिए शुक्र ग्रह वो सबसे गर्म है, यानी कि वीनस है, दैट इज द हॉटेस्ट प्लैनेट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि प्रकाश वर्ष किसका माप है, व्हाट डज ए लाइट ईयर मेजर। ये हमें बताने कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, कि एक वर्ष में जो प्रकाश है कितनी दूरी तय करेगा उसे बोलेंगे हम प्रकाश वर्ष, ओके। तो ये किसका माप है, ये समय का नहीं है, वर्ष तो समय का होता है ना, ये दूरी का माप है, ओके। तो प्रकाश वर्ष दूरी का माप है कि एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल जो दूरी होती है उसे हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। और आमतौर पे जो आकाश गंगा है उनके बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है, तो वो है हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, ओके। विच लाइन डिवाइड्स इंडिया इनटू ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल हाफ्स, तो वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, कर्क रेखा, जो कि भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 8 राज्यों के नाम अगर बात की जाए तो उसको भी हम एक फॉर्मूले से याद कर सकते हैं, जैसा कि हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में डिस्कस किया, चैप्टर में भी डिस्कस किया, कि उसको हम याद करेंगे जैसे मित्र पर गमछा झाड़, मित्र पर गमछा झाड़, ठीक, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए कि इसमें मित्र पर गमछा झाड़, तो इसमें उन 8 राज्यों के नाम आ गए। मी से मिजोरम हो गया, त्रय से त्रिपुरा हो गया, पै से पश्चिम बंगाल हो गया, रै से राजस्थान हो गया, गै से गुजरात हो गया, मै से मध्य प्रदेश हो गया, छः से छत्तीसगढ़ हो गया, और झार से झारखंड हो गया। तो ऐसे आप याद कर सकते हो। तो कर्क रेखा है वो भारत को लगभग 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया, 9th क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि भूकंप से आप क्या समझते हो, ये हमें बताना है। भूकंप क्या है, तो भूकंप, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द अर्थक्वेक। जो भूकंप है वो 2 शब्दों से मिलकर बना, भू जमा में कंप, यानी कि भूमि का कांपना। भूमि के कांपने को क्या बोलेंगे, हम भूकंप कहेंगे। इंग्लिश की बात की जाए तो द शेकिंग ऑफ द अर्थ इज नोन एज द अर्थक्वेक। जब भूमि कांपती है, हिलती है, तो उसे हम भूकंप कहेंगे, जो वो किसी भी कारण से कांप रही हो, चाहे मान लीजिए कि कोई विस्फोट हो गया हो, ओके, चाहे ज्वालामुखी स्फोट हुआ हो, किसी भी कारण से प्लेटों को टकराने से हो, जब धरती कांपेगी तो उसे हम भूकंप कहेंगे, भूमि का कांपना। 9th के बाद 10th क्वेश्चन दिया गया, हिमालय की भारत में सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी कौन सी है, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ द हिमालयाज इन इंडिया। तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, वो है माउंट एवरेस्ट।
तो वो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन वो भारत में नहीं है। कहाँ है वो? नेपाल में। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि हिमालय की भी चोटी हो और हो वो भारत में, तो है केजी। केजी मतलब कंचनजंगा, ठीक। और वो 8,598 मीटर ऊंची है टोटल, ठीक। ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है और हिमालय की भारत में सबसे ऊंची चोटी आ जाती है। तो कंचनजंगा है वो आपका करेक्ट आंसर रहेगा। उसके बाद 11वां क्वेश्चन देखिए। 11वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द स्टेट लार्जेस्ट स्टेट अकॉर्डिंग टू एरिया? एरिया के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा स्टेट कौन सा है, ये हमें बताना है। तो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो हमारा राजस्थान है, RJ, ओके। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताइए। नेम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड। अब देखिए नदी द्वीप कौन सा होगा कि जैसे नदी बह रही है तो नदी के बीच में कई बार ऐसा होता है कि बीच में भूभाग आ जाता है, ओके, बन गया, चारों तरफ से पानी बह रहा है, तो इसे बोलेंगे नदी द्वीप। तो सबसे बड़ा जो विश्व का नदी द्वीप है, रिवराइन आइलैंड है, वो रिवराइन आइलैंड है माजुली आइलैंड है, दैट इज इन ब्रह्मपुत्रा रिवर, ओके। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड कौन सा? माजुली है। कहाँ है? ब्रह्मपुत्रा रिवर में। कौन से स्टेट में आता है? ये असम में आ जाता है, ठीक। ये हो गए क्वेश्चन नंबर 1 to 12 और ये सभी 1 मार्कर क्वेश्चन थे। उसके बाद नेक्स्ट जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे ये आपके रहेंगे 3 मार्कर क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी है, इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए, ये आपके 3 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। इसी टाइप के जो क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे दे रखे हैं, इसी टाइप के इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहने वाले हैं। यहाँ पे देखिए कि अगर हम 3 मार्कर के क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, भाबर और तराई में अंतर बताइए। सेकंड आपका चैप्टर है, वहाँ से ये क्वेश्चन लिया गया, भाबर और तराई में अंतर बताइए। ये जैसे मान लीजिए कि हिमालय कैसे है? आग की शेप में, चाप की शेप में। तो हिमालय से जो नदियाँ निकलती है, मैं समझने के लिए एक बार बता रहा हूँ कि हिमालय से जब नदियाँ निकलती है तो उनमें देखिए ढाल ज़्यादा होता है, ओके, स्लोप काफ़ी ज़्यादा होता है। उसके बाद पानी काफ़ी ज़्यादा होता है। ढाल ज़्यादा होने से स्पीड ज़्यादा होती है, स्पीड ज़्यादा होने से शक्ति ज़्यादा होती है, शक्ति ज़्यादा होने से क्या होता है कि वो बड़े बड़े पत्थर वगैरह उनको नदी लेकर के आ जाती है, ठीक। लेकिन जैसे ही वो हिमालय के दक्षिण में यहाँ इस बेल्ट में आती है, मैदानी भाग में आती है, तो स्पीड कम, ढाल कम, स्पीड कम, स्पीड कम, शक्ति कम, उन बड़े बड़े पत्थरों को यहीं पे जमा कर देगी इसी एरिया में। तो ये जो एरिया है, ये एरिया क्या कहलाएगा? ये एरिया भाबर कहलाएगा। ये भाबर क्या है कि शिवालिक के दक्षिण में एक 8 से 16 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, ठीक, उसे हम भाबर कहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े पत्थर वगैरह पाए जाते हैं और कई छोटी छोटी नदियाँ वो अंडरग्राउंड हो जाती है कि स्मॉल रिवर्स, रेल्स वगैरह दैट बिकम अंडरग्राउंड इन दिस रीजन, वो अंडरग्राउंड हो जाती है यहाँ पर। और ये जो इलाका होता है वो कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त नहीं होता। तो ये है भाबर, यानी कि हिमालय के बिल्कुल दक्षिण में 8 से 16 किलोमीटर की पट्टी है। वहाँ पे बड़े बड़े कुछ पत्थर वगैरह, कंकर वगैरह पाए जाते हैं और छोटी छोटी नदियाँ वो नीचे से पानी निकलना शुरू हो जाता है अंडरग्राउंड, क्योंकि ये एक पारगम्य हो जाता है ना, इस टाइप से होता है और खेती के लिए ज़्यादा अच्छा इलाका नहीं, तो वो है भाबर। और तराई क्या है? भाबर के दक्षिण में एक और पट्टी है, वो है 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी, वो तराई है। तराई में क्या होता है कि यहाँ पे छोटे छोटे कंकर या फिर बारीक मिट्टी वगैरह पाई जाती है। तो ये जो इलाका है ये दलदली इलाका होता है, यानी कि भाबर के दक्षिण में तराई है, ये 15 से 30 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है और इसमें घने दलदल पाए जाते हैं। जो नदियाँ गायब हुई थी, अंडरग्राउंड हुई थी, वो वापस यहाँ पे अर्थ के ऊपर रीएमर्ज हो जाती है, ओके। और ये इलाका कृषि के लिए ज़्यादा उपयुक्त है। तो ये दोनों में डिफरेंस रहेगा जो आपको बताना है कि भाबर और तराई में अंतर क्या। पहले भाबर की पट्टी है और उसके दक्षिण में तराई की पट्टी है। उसके बाद है पार्थिव और जोवियन ग्रहों में अंतर बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट में डिफरेंस क्या है? कि देखिए जो 8 प्लैनेट्स है, कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह। उनमें से पहले 4 जो ग्रह कौन से हो गए? बुध हो गया, ठीक, आपका मरकरी लगा लीजिए, इंग्लिश में कहें तो ये आपका मरकरी हो गया, बुध हो गया, वीनस हो गया, शुक्र हो गया, उसके बाद आपका अर्थ हो गया, उसके बाद आपका मार्स हो गया यानी कि मंगल हो गया। ये चारों जो ग्रह हैं शुरुआत वाले, ये आपके कौन से? ये पार्थिव ग्रह। ये सूर्य के नज़दीक हैं, इसमें वायुमंडल ज़्यादा घना पाया जाता है, तापमान इनमें अधिक होता है और ये पृथ्वी के जैसे, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है, ठीक। आकार में ये छोटे होते हैं। उसके बाद लास्ट वाले 4 है, जैसे कि हम बृहस्पति, शनि की बात करें, अरुण वरुण की बात करें, नेपच्यून की बात करें, तो वहाँ उन अगर प्लैनेट्स की बात करें तो वो आउटर जो प्लैनेट्स हैं इनको हम इनर प्लैनेट्स कहेंगे, आंतरिक ग्रह, उनको कहेंगे आउटर, बाह्य ग्रह। उनका आकार बड़ा है, वायुमंडल कम घना पाया जाता है, वो ठंडे ग्रह हैं और सूर्य से वो ज़्यादा दूर है। ये सूर्य के पास हैं, आकार में छोटे हैं, ज़्यादा गर्म हैं, ओके, पृथ्वी के जैसे हैं और अंदर की साइड में तो इनको आंतरिक ग्रह कहेंगे। वो क्या है? वो बाह्य ग्रह हैं, बाहर की साइड में वो ठंडे ग्रह हैं, सूर्य से ज़्यादा दूर हैं, आकार में वो बड़े हैं
और बृहस्पति के जैसे है, इसलिए उनको जोवियन प्लैनेट कहा जाता है। तो ये हमें बताना है, यहाँ पे दोनों में डिफरेंस क्रिएट करना है। उसके बाद कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, उनके नाम लिखे। तो ये हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, और उनके नाम की बात हम पहले ही कर चुके थे कि इसको याद करने का एक सिंपल सा तरीका हमने बताया था कि मित्र पर गमछा झाड़। ओके, मित्र पर गमछा झाड़, इसे आप याद कर पाओगे। गमछा झाड़, जैसे मी से मिजोरम हो गया, त्रै से त्रिपुरा हो गया, पै से पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हो गया, रै से राजस्थान हो गया, गै से गुजरात हो गया, मै से मध्य प्रदेश हो गया, छः से छत्तीसगढ़ हो गया, झार से झारखंड हो गया। तो इन 8 स्टेट से होकर के गुजरती है। तो इन 8 स्टेट्स के आपको नाम भी मेंशन करने हैं। तो ये आपके हो गए सेक्शन बी यानी कि 3 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे सेक्शन सी में। सेक्शन सी में आपके 5 मार्कर क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद एंड में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपका मिड टर्म का एग्जाम रहेगा तो उसमें क्या चेंज आएंगे। ठीक, क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे देंगे वो आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अच्छे से इनको तैयार करना, आपको प्रिपेयर करना। 5 मार्कर क्वेश्चन की बात करें तो पहला जो 5 मार्कर क्वेश्चन दिया गया कि भूगोल को परिभाषित कीजिए और भूगोल की विभिन्न शाखाओं का वर्णन कीजिए। इसमें आपको भूगोल की डेफिनेशन देनी है। ठीक, अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हो कि भूगोल इंग्लिश भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का ये शब्द है, इसका अर्थ ये निकलता है। तो ये सब कुछ आपको बताना है और इसकी तीनों शाखाओं का वर्णन करना है। 3 प्रमुख जो शाखाएं उसका वर्णन करना है। जैसे कि आपका अगर बात की जाए इंग्लिश में तो फिजिकल ज्योग्राफी हो गया आपका, उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी हो गया, बायो ज्योग्राफी हो गया, यानी कि आपका भौतिक भूगोल हो गया जो कि हम 11th क्लास में पढ़ रहे हैं। उसके बाद 12th में जाएंगे तो हम मानव भूगोल की बात करेंगे, और एक तीसरी शाखा है जो कि जैव भूगोल है। तो तीनों के बारे में बताना कि भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ते हैं, मानव भूगोल में क्या पढ़ते हैं, जैव भूगोल में, बायो जियोग्राफी में क्या पढ़ते हैं। ये अगर बता दोगे बस हो गया आपका क्वेश्चन। इतना सा बनाना है और एक डायग्राम भी बना सकते हो। इस टाइप से डायग्राम बना दो। भौतिक भूगोल की शाखाएं, तो एक कोने पे भौतिक भूगोल, एक पे मानव भूगोल यानी कि ह्यूमन जियोग्राफी, और एक पे आप बायो जियोग्राफी लिख दीजिए। इस टाइप से आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पृथ्वी के आंतरिक भागों की जानकारी के स्रोत कौन कौन से हैं। ओके, पहले तो आप आंतरिक भाग है उसका एक डायग्राम यहाँ पे बना सकते हो अगर बनाना चाहो तो। अगर नहीं बनाना चाहो तो सीधा सा आप जाइए कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी के 2 टाइप के स्रोत है, उनको 2 भागों में बांट सकते हैं। एक तो डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में आप क्या बताओगे, उसमें आ जाएगा आपका खनन, इससे हमें जानकारी मिलती है। इसमें आ जाएगा ज्वालामुखी स्फोट, ओके, और इसमें आ जाएगा जो ओपन ओशियन ड्रिल्स होते हैं। ठीक, ओपन ओशियन ड्रिल्स जैसे तेल वगैरह निकालने के लिए उस तरीके से ड्रिल्स किए जाते हैं। तो वो 3 टाइप के स्रोत हैं। उसके बाद जब अप्रत्यक्ष स्रोत की बात करें तो उसमें तापमान हो गया, ठीक, उसमें घनत्व हो गया, उसमें जैसे मेटियोर्स उसमें आ गए, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, मेटियोर्स उसमें आ गया। इससे हम आइडिया लगाते हैं। इसका अर्थक्वेक है उससे हम आइडिया लगाते हैं। तो ये सब कुछ आप बताओगे किसमें, जो अप्रत्यक्ष में। तो उनको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद नेक्स्ट दिया गया पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। पृथ्वी बनानी है आपको, उसमें से सबसे ऊपर आप क्रस्ट बताइए, उसके बाद मेंटल बताइए, उसके बाद कोर को बताइए। यानी कि क्रस्ट भूपरपट्टी हो गई, मेंटल हो गया, और उसके बाद क्रोड हो गया। तीनों के बारे में बताना है। तीनों के बारे में 3-3 फीचर लिख दीजिए। मोटाई कितनी है, जैसे कि ऊपर अगर बात की जाए भूपरपट्टी की, क्रस्ट की अगर बात की जाए तो 7 किलोमीटर से 70 किलोमीटर के बीच में मोटाई होती है। 7 किलोमीटर है महासागरों के नीचे, पर्वतीय भागों में 70 किलोमीटर भी इसकी मोटाई हो सकती है। एवरेज है लगभग 30 से 40 किलोमीटर के बीच में होती है। उसके बाद यहाँ से 2900 किलोमीटर तक मेंटल आ जाता है जो कि ठोस भाग में, चट्टानी भाग है। उसके बाद हमारा क्रोड आ जाता है कि 2 भागों में बंटा हुआ, एक बाह्य क्रोड, एक आउटर क्रोड हो गया, आउटर कोर हो गया, एक इनर कोर हो गया। आउटर कोर लिक्विड मोड में, ओके, लिक्विड या गैसियस स्टेट में। इनर कोर है वो सॉलिड में। ये कहाँ तक हो, 2900 किलोमीटर से 6370 किलोमीटर तक है। तो ये आपको फैक्ट भी बताने हैं और इसका एक्सप्लेन करना। तो ये आपका ये क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद 18th जो क्वेश्चन दिया गया कि ज्वालामुखी कितने टाइप के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वोल्केनोज आर देयर, एंड क्या बताना है, गिव ए पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन ऑफ द कोल्डेरा, कंपाउंड वोल्केनो एंड फेकोलिथ लैंडफॉर्म्स है। इनके बारे में बताना कि ये क्या होते हैं। तो देखिए ज्वालामुखी जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं एक्टिव वोल्केनो होते हैं, ओके, सक्रिय ज्वालामुखी होते हैं जिनमें विस्फोट होता रहता है लगातार, कि वो 5 ईयर्स के बाद हो, 2 ईयर्स के बाद हो, लेकिन कंटिन्यूस विस्फोट होता रहता है। एक होते हैं डोरमेंट, एक टाइप से प्रसुप्त होते हैं। डोरमेंट क्या होते हैं, जो सोए हुए होते हैं, कि पिछले कुछ समय से 20-30 वर्षों से हो सकता है कि उनमें विस्फोट ना हुआ, लेकिन चांसेस है कभी भी फट सकते हैं, ओके। एक होते हैं डेड, मृत, यानी कि जिनमें ना विस्फोट हुआ है कुछ समय से और ना होने के आगे के चांसेस हैं, वो डेड में कहलाएंगे। तो 3 टाइप के हो सकते हैं, एक्टिव हो सकते हैं, डोरमेंट हो सकते हैं और डेड हो सकते हैं, यानी कि सक्रिय हो सकते हैं, उसके बाद प्रसुप्त हो सकते हैं और उसके बाद मृत हो सकते हैं।
उसके बाद ये पूछा है कि काल्डेरा क्या होता है। जैसे कई बार भयंकर विस्फोट होता है, ओके, भयंकर जब विस्फोट होता है तो ऊपर का जो पार्ट होता है, किसका, ज्वालामुखी के जो माउथ का ऊपर का पार्ट होता है वो उड़ जाता है, तो यहाँ पे एक झील सी बन जाती है, कड़ाहट सा बन जाता है, उसे काल्डेरा बोलते हैं। ये काल्डेरा है, ठीक, यानी कि जब बारिश होगी तो उसमें फिर पानी भर जाएगा, तो इस टाइप का ये जो बड़ा सा कई किलोमीटर लंबी चौड़े हो सकता है, इस टाइप की जो झील बनेगी तो उसको हम काल्डेरा कहेंगे, ठीक, यानी कि ये वाला पार्ट जब ऊपर का भाग उड़ गया, जब बड़ा विस्फोट हुआ। और यहाँ पे दूसरा पूछा गया कि यहाँ पे मिश्रित ज्वालामुखी क्या होता है, कि जब विस्फोट होता है तो उसमें कई सारी मटेरियल निकलते हैं। क्या निकलते हैं, बहुत सारे मटेरियल निकलते हैं, तो उसकी परतें जमनी शुरू हो जाती है, यहाँ पे कुछ और मटेरियल, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और, कुछ और, कुछ और, तो इस टाइप से जो मिक्सअप टाइप से एक शंकु बनता है, मिक्सअप टाइप से, तो उसे हम बोलेंगे मिश्रित ज्वालामुखी। यानी कि कभी राख का लेयर बन गया, कभी मोटे पदार्थों की लेयर बन गई, कभी बारीक पदार्थों की लेयर बन गई, तो उसे हम मिश्रित कंपाउंड वोल्केनो बोलेंगे। फेकोलिथ क्या होता है कि कई बार जो मटेरियल बाहर निकल रहा होता है मैग्मा, तो वो बाहर निकलने की बजाय अंदर ही जम जाता है। जब वो इस टाइप से लहर की तरीके से अगर जमता है ऐसे ऐसे, तो उसे फेकोलिथ बोला जाता है अंदर की तरफ, ठीक। तो डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, तो ये आपको पढ़ा होगा, आइडिया होगा, तो इसे हम फेकोलिथ कहेंगे। डायग्राम के साथ बताना है कि ये क्या होता है। उसके बाद डी सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका मैपवर्क दिया गया है। मैपवर्क में आपके 4 क्वेश्चन दिए गए, 4 मार्क्स का रहेगा मैपवर्क, हालांकि जरूरी कि 4 मार्क्स का रहे, 5 का भी दिया जा सकता है। और ये आपका, क्योंकि मैपवर्क आपके शुरुआती जो चैप्टर्स है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं बन रहा, जो आपकी बुक ए है, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत है, तो बी बुक में से ही आपका मैपवर्क रहेगा। जैसे इसमें दिए गए अरब सागर, अरेबियन सी आपको बताना है, आसान सा है, अरेबियन सी को तो आप बता ही दोगे, ओके। ये वाला जो पार्ट है ये हमारा अरब सागर हो गया। आपको बताना है भूटान, यहाँ पे हमारा भूटान आ जाएगा लगभग सा, ओके। यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ गया ऊपर की साइड में, इसको आपको बताना है। यहाँ पे हमारा बांग्लादेश आ जाएगा, तो इसको आपको बताना है। इनको लोकेट करना है। लोकेट करने का तरीका ये होता है कि भूटान लिखिए और उसके आगे लिखिए 19.1 भूटान है ये, ओके। 19.2 ये यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है। 19.3 ये आपका यहाँ पे, यानी कि 19.1 अगर अरब सागर है तो अरब सागर, यानी कि वो क्वेश्चन नंबर 7 लिखिए, उसके बाद वो नाम लिखिए कि यहाँ पर है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। और मैपवर्क को आपको हमेशा पेंसिल से ही करना होता है जियो में। तो ये था आपका UT1 का एक क्वेश्चन पेपर, यानी कि आपका पहला जो PT1 भी कुछ स्कूल में बोल दिया जाता है, या प्री मिड टर्म का एग्जाम है उसका सैम्पल क्वेश्चन पेपर। और ये सभी क्वेश्चंस आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बताइए कि मिड टर्म के एग्जाम और इसमें क्या चेंज आएगा, कि मिड टर्म का जो एग्जाम रहेगा उसमें कुछ MCQs आ जाएंगे, यानी कि 20 क्वेश्चन आपके 1 मार्कर हो सकते हैं, उसमें 7-8 MCQs आएंगे, एक तो चेंज ये आ जाएगा। दूसरा ये रहेगा कि 3 मार्कर क्वेश्चन है वो ज़्यादा हो जाएंगे, 5 मार्कर क्वेश्चन है वो ज़्यादा हो जाएंगे। 6 5 मार्कर क्वेश्चन होंगे, 30 मार्क्स के आपके 5 मार्कर क्वेश्चन हो जाएंगे। 20 मार्क्स के आपके हो गए कौन से, जो 1 मार्कर क्वेश्चन है, ओके। इसके बाद आपके लगभग से ये मान के चलिए कि उसमें 5 क्वेश्चन आपके 3 मार्क का रहेंगे, 15 मार्क्स का हो गया, 5 मार्क्स का आपका मैपवर्क रहेगा। ये चेंज आएंगे, यानी कि बड़ा चेंज ये है। और जो मिड टर्म का एग्जाम होता है वो आपका 70 मार्क्स का रहेगा, जितने मार्क्स का आपका बोर्ड यानी कि एनुअल एग्जाम होने वाला है। और एक चीज़ याद रखिए कि इस बार से हम एनुअल पैटर्न पे लौट गए हैं। एनुअल पैटर्न का मतलब ये है कि मिड टर्म के एग्जाम हो गए तो उसके बाद जितने चैप्टर्स इसमें आ गए वो आपके एनुअल एग्जाम में भी आने वाले हैं, तो इनको अच्छे से तैयार करना है। अब ये कंटेंट कहाँ मिलेगा, आपके देखिए कि जो बुक बी है सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं पब्लिश कर चुका हूँ, ठीक। बुक ए है, सारे चैप्टर्स पब्लिश हो चुके, तो वहाँ से देख लीजिए। आप लगभग 2 दिनों में बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। तो इस वीडियो में, इस एपिसोड में बस इतना ही। इसी टाइप से हम बाकी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर भी लेकर के आएंगे। अगर इस क्वेश्चन पेपर को अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मिड टर्म का आपका क्वेश्चन पेपर मेरे पास रेडी है, वीडियो बनाना है, बस पब्लिश कर देंगे। पोल साइंस, हिस्ट्री, इंग्लिश वगैरह के क्वेश्चन पेपर भी आपको तुरंत में कुछ टाइम के बाद मिलने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।